सिने इंक पॉडकास्ट। नमस्कार, आदाब। किताब कॉलम के साथ मैं हूं अचला शर्मा। बातें किताबों की और किताबें लिखने वालों की। 31 अक्टूबर 1984 का दिन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की अपने ही 2 सिख सुरक्षा कर्मियों के हाथों हत्या हुई। इस दुखद घटना के साथ भारतीय लोकतंत्र के अल्पकालिक इतिहास का एक स्याह और शर्मनाक अध्याय भी जुड़ा है। दिल्ली और भारत के अन्य शहरों में सिख विरोधी हिंसा की दिल दहला देने वाली घटनाएं हुईं, जिनमें अनगिनत मासूम लोगों की जानें गईं, उनके घरों और दुकानों पर आगजनी और लूटपाट हुई। पंजाबी कवि अवतार सिंह संधू पाश की एक कविता याद आती है, बेदखली के लिए विनय पत्र, जो उन्होंने इन घटनाओं के बाद नवंबर 1984 में लिखी थी। मैंने उम्र भर उसके खिलाफ सोचा और लिखा है, अगर उसके अफसोस में पूरा देश ही शामिल है तो इस देश से मेरा नाम खारिज कर दें। सिने इंक किताब कॉलम में आज जिस किताब की चर्चा है, वो भी सिखों के खिलाफ हुई हिंसा की तकलीफदेह यादें ताज़ा करती है। हिंदी की पत्रकार और कथाकार प्रितपाल कौर का नया उपन्यास साल 84 अक्टूबर 2021 में भारत पुस्तक भंडार नई दिल्ली से प्रकाशित हुआ है। इंदिरा गांधी की हत्या और उसके बाद भड़के सिख विरोधी दंगों को 37 साल बीत चुके हैं। तो सवाल है कि प्रितपाल को अब ये उपन्यास लिखने की जरूरत क्यों महसूस हुई? देखिए, साल 84 जो है मेरे भीतर बहुत बहुत टाइम से पक रहा था अंदर। देखिए, ऐसा हमारी पीढ़ी के लोगों ने 1947 का वक्त नहीं देखा, हम लोग उसके बाद पैदा हुए हैं। हमारे माता पिता या हमारे ग्रैंड पेरेंट्स जिन्होंने पार्टीशन का वक्त देखा है, वो उस त्रासदी से गुजरे हैं और वो उम्र भर उसे याद करते रहे। अक्सर हमें उस वक्त की बातें बताते हैं। उसी तरह से 1984 के जो दंगे थे, हालांकि मैं सीधे तौर से इससे प्रभावित नहीं थी, लेकिन हमारे रिश्तेदार, मिलने जुलने वाले, उनसे अक्सर सालों बाद भी मिलना होता था, तो 1984 का जिक्र हमेशा होता था। जैसे मिसाल के तौर पर मेरी मासी जी जो उस वक्त दिल्ली में थी, उनका परिवार, उनके घर के पास में एक गुरुद्वारा था जहां वो वारदात हुई, जिसके बारे में मैंने साल 84 उपन्यास में जिक्र किया है। उन्होंने हूबहू उसके बारे में मुझे बताया, जो उन्होंने अपनी घर की छत से देखा था और बेबस देखते रह गए थे, कुछ कर नहीं पाए थे। तो ये सब चीज़ें थी और भी बहुत सी बातें हम सुनते रहे थे और वो भीतर ही भीतर पक रही थी। इस दौरान जब हमारे प्रकाशक पुनीत गौतम ने इस साल 1984 के दंगों के बारे में एक किताब लिखने का जिक्र किया और मैंने वरिष्ठ पत्रकार शेष नारायण सिंह को इस प्रोजेक्ट में लाने की बात की और हमारी एक मीटिंग हुई, तो निकल के यही आया कि चूँकि मैं इस पर इस तरह इतने पैशन के साथ सोच रही थी और बात कर रही थी, तो मुझे ही ये लिखना चाहिए। और फिर मैंने कहा कि मैं एक उपन्यास इस पर लिखना चाहती हूँ और इस बात पर हमारी सहमति हुई और फिर ये उपन्यास पर मैंने काम किया, रिसर्च किया, बहुत लोगों से बात की, बहुत सारे लोगों से बात की और बहुत सी बातें निकल कर भी आईं। ये भी पता लगा कि किस तरह से कौन लोग थे जो अपनी रोटी सेक कर ले गए दंगा पीड़ितों के नाम पर, उनके बारे में भी पता लगा। बहुत सी बातें जो जग जाहिर थी और बहुत सी बातें ऐसी भी जो सबजुडिस हैं, हम जिन्हें सामने नहीं ला सकते फिलहाल। प्रितपाल कौर 1984 में 23 वर्ष की थीं और अपने माता पिता के साथ राजस्थान के शहर बीकानेर में रहती थीं। सभी जानते हैं कि 31 अक्टूबर की रात को हिंसा और लूटपाट की जो लपट दिल्ली में उठी थी, वो धीरे धीरे भारत के दूसरे शहरों में भी फैल गई थी, कहीं कम कहीं ज्यादा। प्रितपाल से मैंने जानना चाहा कि उन दिनों बीकानेर में किस तरह का माहौल था। राजस्थान मूलतः बहुत शांत प्रदेश है, वहाँ पर दंगे बहुत कम होते हैं और 1984 के दंगों में भी बीकानेर जो था पूर्णतः शांत रहा। हालांकि हम लोग
कुछ तनाव में तो थे। हम हॉस्पिटल कैंपस में रहते थे और सब मित्रों ने फ़ोन करके कहा कि आप लोग कहीं नहीं जाइएगा, हमें बताइएगा, हम आपके घर तक पहुंचा देंगे। लेकिन हम निकलते भी रहे, बाहर बाज़ार भी जाते रहे। बाज़ार आम तौर पे जैसा होता है वैसा ही रहा। कहीं कोई अ, अजीब ना तो हमें महसूस हुआ, ना कोई किसी तरह की घटना हुई। लेकिन हाँ, अखबारों में और रेडियो पर जो कुछ देखते सुनते रहे, उससे एक दहशत का माहौल ज़रूर बना। और कई बार ये विचार आया कि क्या हम सुरक्षित हैं? लेकिन वो एक वक्ती तौर पे था। बाद में सब कुछ नॉर्मल हो गया। फिर कभी ऐसा विचार दिमाग में या मन में नहीं आया। साल 84 उपन्यास की लेखिका प्रितपाल कौर। हिंदी टेलीविजन पत्रकारिता और कथा जगत में प्रितपाल कौर अनजाना नाम नहीं है। एनडीटीवी में संवाददाता के रूप में काम करने के साथ साथ हिंदी में उनके 3 कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। लेडीज आइलैंड, मर्दानी आंख और लोकनगर की 31 कहानियां। 2012 में पहला अंग्रेजी उपन्यास हाफ मून प्रकाशित हुआ। इसके अलावा हिंदी में छपे उपन्यास हैं ठग लाइफ, रहबाज और इश्क फरामोश। साल 84 प्रितपाल का 5वां उपन्यास है। सवाल है कि जिस विषय में पिछले इतने वर्षों में कितने ही लेख और कई किताबें छप चुकी हैं, तकरीबन सारे तथ्य उजागर हो चुके हैं, उनमें उनका उपन्यास कौन सा नया पक्ष जोड़ता है? 1984 के दंगों पर अब तक जो कुछ भी मैंने पढ़ा, उसमें मैंने ये देखा कि परिवारों पर क्या गुजरी है, इस पर कोई बहुत ज़्यादा नहीं लिखा गया है। इसलिए मैंने इस उपन्यास में एक कल्पना की, एक परिवार की, और फिर सभी सही घटनाओं को के साथ एक कहानी का ताना बाना बुनकर इस उपन्यास को मैंने लिखा है। उपन्यास में मूलतः एक परिवार की कहानी है जिसके 2 बच्चे उस दिन घर से बाहर निकलते हैं और भटक जाते हैं, और किस तरह से उनका पुनर्मिलन होता है परिवार के साथ, और कितने बिछड़े हुए परिवार इस दौरान मिलते हैं और क्या क्या होता है। इस सब की कहानी है, इस सब की वानगी है इस उपन्यास में। खुशकिस्मत है वो परिवार जो बिछड़ने के बाद फिर मिले। लेकिन 84 के दंगों में हजारों सिख परिवार ऐसे भी हैं जो बिछड़ गए। न जाने कितनी औरतें बेवा हो गईं, बच्चे अनाथ हो गए। प्रितपाल कौर का उपन्यास एक मध्य वर्गीय सिख परिवार के जीवन की एक भयानक रात की कहानी में दंगों के शिकार सिखों की व्यापक त्रासदी को समेटे है। उपन्यास कहीं विचलित करता है, कहीं रुलाता है, कहीं रोंगटे खड़े करता है, कहीं मन में बहुत सारा आक्रोश जगाता है। आइए उपन्यास साल 84 का एक अंश सुने, लेखिका प्रितपाल कौर की ज़बानी। दिलजीत का दिल इस वक्त बहुत जोर से धड़क रहा था। किसी अनहोनी की आशंका से वो भीतर से कांप रही थी। अमन जिद कर रहा था, बार बार बाहर जाने के लिए उससे हाथ छुड़ाना चाहता था। तभी उसे लगा जैसे पीछे की तरफ से जोर जोर से आवाजें आ रही हों। उसने अमन को जोर से डांटा, चुप हो जा अब तू, बिल्कुल सुनने दे मुझे। उसने सुनने की कोशिश करते हुए पीछे की तरफ मुड़कर देखा तो गाड़ी के पीछे के शीशे की तरफ उस पार उसे एक भीड़ नजर आई। सोडी सर उस भीड़ के केंद्र में थे। ऊंचा कद होने की वजह से उनका चेहरे का ऊपर का हिस्सा और पगड़ी नजर आ रहे थे। वे कुछ कह रहे थे और शायद चिल्लाकर कुछ कह रहे थे, मगर शोर बहुत था। उन्हें घेरे हुए जो भीड़ खड़ी थी वो उन्हें पूरी तरह अपने घेरे में लिए हुए थी। लग रहा था जैसे वे बुरी तरह घिर गए थे। दिलजीत को लगा उसे बाहर निकलकर उनकी मदद करनी चाहिए। उसने दरवाज़ा खोलकर गाड़ी से बाहर एक कदम रखा, तभी उसे भीड़ के शोर के ऊपर सोडी सर की बुलंद आवाज़ सुनाई दी। वही बुलंद आवाज़ जिसमें उन्होंने करीब 1.5 घंटा पहले उसे कॉलेज में देखकर पूछा था, हे व्हाट आर यू डूइंग हियर? अरे मैंने नहीं मारा इंदिरा गांधी को, कुछ सरफिरों का काम है, सिख नहीं मारते किसी को। मैं भी उतना ही दुखी हूँ जितने आप हो। मेरे भी प्रधानमंत्री हैं वो, मैं भी भारत का रहने वाला हूँ, मैंने भी। इसके आगे के शब्द भीड़ के उन्मादी नारों में डूब गए थे। दिलजीत ने अपनी छाती में बेतरह धड़कते हुए दिल की भड़भड़ के बीच सुना। भीड़ में से आवाजें आ रही थी, मारो साले को, साले खालिस्तान में जाकर रहे ये साले सरदार, निकालो इनको यहाँ से, मार डालो, जला दो। भीड़ में 15-20 लोग ही थे। चिल्लाने वालों के चेहरे विद्रूपता से टेढ़े हो रहे थे। सभी नौजवान लग रहे थे।
2-3 किशोर लड़के भी थे। सड़क पर और कोई नहीं था। दिलजीत की नज़रों ने किशोरीलाल को ढूंढना चाहा, मगर वो कहीं नज़र नहीं आया। कुछ पल वो बेबस खड़ी रही। उसका मन कहता था फौरन जाकर इन लोगों को समझाए कि जिनको वो इंदिरा गांधी को गोली मारने का दोषी समझ रहे हैं, वे तो एक कॉलेज के प्रिंसिपल हैं। वे तो खुद इस घटना से उतने ही दुखी हैं, लेकिन अमन को अकेले गाड़ी में छोड़कर आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। उसे यकीन था चूंकि वो लड़की है, इसलिए ये लोग उसकी बात सुनेंगे और गौर करेंगे। पापा जी तो हमेशा उसकी बात को गौर से सुनते हैं। पापा जी ही क्यों, कॉलेज में, स्कूल में, जहाँ भी वो जाती है उसकी बात को हमेशा गौर से सुना और समझा जाता है। यूं ही तो डिबेटिंग चैंपियन नहीं है दिलजीत, मगर अभी तो माजरा कुछ और ही लग रहा था। इस तरह की भीड़ और उन्माद उसने अपने 17 साल की ज़िंदगी में पहले कभी नहीं देखा था। तभी उसने देखा सोडी सर ने उस घेरे को तोड़ा और भागते हुए कार की तरफ आए। उन्होंने दिलजीत को कार के पास खड़े हुए देखा तो चिल्लाए, फौरन गड्डी विच बैठ जा, छेती छेती, मुंडा कित्थे है। दिलजीत ने अमन की तरफ इशारा किया और फौरन खुले दरवाजे से गाड़ी में बैठ गई। अभी वो दरवाज़ा बंद ही करने लगी थी कि देखा ड्राइवर सीट की तरफ से अंदर बैठ रहे सोडी सर को 2 लोगों ने बाहर घसीटना शुरू कर दिया था। वे स्टीयरिंग पकड़कर खुद को बचाने की कोशिश कर रहे थे। तभी एक तीसरे आदमी ने इन दोनों के ऊपर से होकर सोडी सर की पगड़ी उतार ली और उछालकर गाड़ी के ऊपर से दूसरी तरफ फेंक दी। कलफ लगी हुई ऑल पिनों से खोसी गई हरी पगड़ी दिलजीत के पैरों से कुछ ही दूर गिरी। उसका एक सिरा थोड़ा सा खुल गया था। दिलजीत ने झुककर जल्दी से पगड़ी को उठा लिया। अमन डर कर चीखने लगा था, बार बार मम्मी मम्मी बोल रहा था। 2 लोग जो सोडी सर को बाहर खींच रहे थे वे भी चीख रहे थे, निकल साले सरदार, बाहर निकल, तुझे भेजेंगे हम खालिस्तान। उनमें से एक ने सर का जूड़ा खोलकर उनके बाल बिखेर दिए थे। वे उनके चेहरे पर गिरे और फिर पीछे की तरफ छितरा गए। प्रितपाल कौर के नए उपन्यास साल 84 का एक अंश। आप ये पॉडकास्ट लंदन के मशहूर डिजिटल हब सिने इंक के माध्यम से सुन रहे हैं। हम फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब के अलावा और दूसरे कई प्लेटफॉर्म्स पर भी मौजूद हैं। मुमकिन हो तो वेबसाइट पर भी तशरीफ लाइए, cineinc.com। प्रितपाल कौर का उपन्यास साल 84 शुरू होता है एक आम सिख परिवार के घर की सुबह की हलचल से और ख़त्म होता है एक हिंदू परिवार के सदस्य राकेश के साथ, जो अपनी आंखों के सामने भीड़ के क्रूर व्यवहार को देखकर खुद को बिल्कुल असहाय पाता है। वो जानता है कि अकेला इस उन्मादी भीड़ का मुकाबला नहीं कर पाएगा, बल्कि उसके लिए अपनी जान तक बचाना असंभव होगा। इसलिए वो किसी तरह अपने घर पहुंचता है और अपनी गर्भवती पत्नी की गोद में सर रखकर फूट फूट कर रोता है। राकेश से किसी को कोई शिकायत नहीं हो सकती, क्योंकि मॉब के सामने एक निहत्था इंसान कर भी क्या सकता है। सवाल प्रितपाल से है कि जहाँ पूरे उपन्यास में ऐसे बहुत से चरित्र आते हैं जो इंसानियत में हमारी आस्था को बनाए रखते हैं, वहाँ उपन्यास की परिणति इंसान की मजबूरी और असहायता के साथ क्यों होती है। मैं सच कहूँ तो सोच विचार के तहत नहीं था ये अंत। चलते हुए, लिखते हुए इसी तरह से मैं लिखती हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा प्लान करके नहीं लिखती हूँ, घटनाएं नहीं प्लान करती हूँ, बस एक रफ़ खाका मेरे दिमाग में होता है और जब मैं लिखने बैठती हूँ तो घटनाएं अपने आप घटित होती जाती हैं और जो चरित्र होते हैं वो अपने आप खुद अपना रास्ता तलाश करते हैं। और ये जो अंत था ये एक मेटाफर की तरह मैंने इस्तेमाल किया है इसको। राकेश नहीं है, राकेश हम सब की अंतरात्मा है। जो हम लोगों ने सबने महसूस किया, वो दंगे जो हुए, जो दंगे में मारे गए, जिन लोगों के साथ वो गुजरे, वो त्रासदी हुई, उन्होंने तो जो महसूस किया, लेकिन हम लोगों ने जिन्होंने उसको देखा, जिसको पढ़ा, उसके बारे में जाना, उनकी अंतरात्मा ने जो महसूस किया, वो एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस के तौर पर मैंने राकेश का इस्तेमाल किया है। राकेश मेटाफर है। इस पूरे उपन्यास का अंत जहाँ लेकर आता है कि हम सब बेबस हैं। जब इस तरह की घटनाएं होती हैं तो हम कुछ कर नहीं पाते, हम सिर्फ बेबस होकर रह जाते हैं। रो सकते हैं, सहानुभूति जता सकते हैं और न्याय की मांग कर सकते हैं,
यही मेरे इस उपन्यास का उद्देश्य रहा कि किसी तरह से एक आवाज़ उठा सकूं। और मेरे मन में एक बात बहुत पहले से खटक रही थी, जो मुझे नहीं मिला कहीं भी, जितना भी मैंने पढ़ने की कोशिश की, कि एक आम इंसान, एक परिवार के ऊपर इस दौरान, इन 2-3 दिनों के दौरान क्या गुजरी, ये शायद कहीं दर्ज नहीं हुआ था। और इसी को मैंने दर्ज करने की कोशिश की है साल 84 के ज़रिए। प्रितपाल कौर का उपन्यास साल 84 अक्टूबर 2021 में भारत पुस्तक भंडार नई दिल्ली से प्रकाशित हुआ है। सन 84 के दंगों को कुछ लोग सिख विरोधी दंगों का नाम देते हैं, कुछ हिंदुओं और सिखों के बीच सांप्रदायिक हिंसा का, और कुछ सीधे सीधे सरकारी तंत्र के इशारे पर हुए जेनोसाइड यानी जाति संहार की संख्या देते हैं। नाम कोई भी दीजिए, ये तय है कि आज भी बहुत से सिख अदालतों के चक्कर लगा रहे हैं। अक्टूबर 1984 से अक्टूबर 2021 के बीच एक लंबा समय गुजर गया। इस बीच कई बार प्रशासन बदला, कई बार गैर कांग्रेसी सरकारें सत्ता में आईं। एक समूची पीढ़ी पैदा होकर जवान हुई और अब अधेड़ होने को है। जो हिंसा के शिकार हुए, जिनके घर बार लूट लिए गए, दुकानें जला दी गईं, उन सिख परिवारों का कहना है कि आज तक उन्हें न्याय नहीं मिल सका। प्रितपाल एक पत्रकार भी हैं। मैंने उनसे जानना चाहा कि उनकी नज़र में सिखों का यह दावा किस हद तक सही है कि उन्हें न्याय नहीं मिला। मैं सोचती हूँ कि सिखों को न्याय नहीं मिला, अगर मैं एक ही शब्द में कहूँ तो। और मैंने ये बात कई लोगों से पूछी उस दौरान भी, जब ये कोर्ट केसेस मैं कवर कर रही थी एनडीटीवी में मेरी पत्रकारिता के दौरान 1996 से लेके 2002 तक। सबका ये कहना था कि हमें न्याय नहीं मिला। मिला तो बहुत देर से मिला, लेकिन न्याय की परिभाषा क्या है, ये भी मुझे कई लोगों ने कहा कि न्याय क्या होता है। हमारे लोग मार दिए गए, हमें बेघर बार कर दिया गया, हमें बसाया, लेकिन हम जिस हालात में थे, जो रुतबा हमारा था, वो तो हमें हासिल करने में अभी 20 साल और लगेंगे, तो आप इसे न्याय कहेंगे? तो मेरे पास इस बात का कोई जवाब नहीं होता था जब वो लोग मुझसे ये सवाल करते थे। अभी हाल में इस पुस्तक को लिखने के दौरान जब मैंने बहुत लोगों से बात की, तो एक युवक जो कि दंगों के वक्त अपनी माँ के पेट में था और उसके पिता की निर्मम हत्या कर दी गई थी, उसने मुझसे पूछा कि मैं अपने पिता को नहीं जानता, अगर उनके हत्यारों को सज़ा भी दे दी जाए तो क्या मुझे न्याय मिला? तो इस बात का भी मेरे पास कोई जवाब नहीं था, और मेरे ख्याल से इस बात का जवाब तो किसी के पास भी नहीं होगा। उस घटना के लिए ज़िम्मेदार, उसके पिता के हत्यारों के लिए ज़िम्मेदार लोगों को सज़ा देने वाले जज के पास भी शायद इस बात का जवाब न हो। मैंने जितने भी लोगों से पूछा, या तो वो खामोश रही या उनका एक ही जवाब था कि हमें न्याय नहीं मिला। भारतीय न्याय प्रक्रिया की रफ्तार का अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है कि इतने दशकों के बाद भी कुछ मामले सब जुडिस हैं और सिखों के दिल के जख्म अभी भरे नहीं हैं। ये जख्म दो तरह के हैं, उन परिवारों के जिन्होंने अपने घर के सदस्य खोए, और दूसरे जख्म एक पूरे समुदाय के हैं, क्योंकि 84 की हिंसा के निशाने पर कुछ व्यक्ति नहीं, पूरा सिख समुदाय था। उस त्रासदी को न आम लोग भूले हैं, न लेखक, न पत्रकार। लगभग हर वर्ष कुछ नया प्रकाशित होता है। प्रितपाल कौर से मेरा प्रश्न था कि क्या भारत के लेखक, कलाकार और फिल्मकार सन 84 की त्रासदी को समुचित और सार्थक अभिव्यक्ति देने में सफल रहे हैं? जहाँ तक मुझे लगता है कि भारत के कलाकार समुदाय, जिसमें कवि, लेखक, संगीतकार, फिल्मकार, चित्रकार सभी शामिल हैं, बुद्धिजीवी भी, सन 84 की त्रासदी को सार्थक अभिव्यक्ति देने में सफल रहे भी हैं, और बहुत कुछ किया जाना बाकी भी है। कुछ पुस्तकें मैंने पढ़ी, और किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगी क्योंकि सब तरह की बातें सभी पुस्तकों में मिली मुझे, और कुछ से मैं सहमत रही, कुछ से मुझे असहमति रही, क्योंकि इस पुस्तक को लिखने के दौरान मैंने बहुत से लोगों से बात भी की। एक बेहद मशहूर वकील हैं, उनसे भी बात की। और एक और घटना इस तरह से हुई कि एक दिल्ली
के एक परिवार की एक महिला हैं जो अब पंजाब में रहती हैं, उनसे बात करने की का विचार आया और मैंने उन तक बात पहुंचाई। वे सहमत भी हुई फ़ोन पर और 3 मीटिंग्स हमारी फ़िक्स हुई, लेकिन तीनों ही बार वे नहीं आईं और आखिरकार उन्होंने मेरा फ़ोन लेना बंद कर दिया। मैं समझ गई कि वे बात नहीं करना चाहती, क्योंकि उस उन दंगों के बाद उनका अपना जीवन बहुत अस्त व्यस्त हुआ। और ये एक इंसान नहीं है, ऐसे बहुत 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 से लोग थे और हैं जिनके साथ बहुत सारी त्रासदियाँ हुई और वे उस ट्रॉमा से आज भी गुज़र रहे हैं। अभी हाल ही में एक सीरियल भी आया है जो 1984 के दंगों पर आधारित है, सत्या व्यास के उपन्यास पर। तो इस तरह के बहुत से काम हुए हैं, बहुत सी पुस्तकें भी लिखी गई हैं। जहाँ तक उपन्यास की बात है तो मुझे नहीं लगता कि 1984 के दंगों पर बहुत ज़्यादा उपन्यास या फिक्शन के तौर पर कुछ लिखा गया है। 84 के सिख विरोधी दंगों के लिए कौन जिम्मेदार था? सरकारी तंत्र, पार्टी कार्यकर्ता और भाड़े के अराजक तत्व, या फिर आम लोग जो उनके बहकावे में आकर हिंसा पर उतारू हुए? पर ये आम लोग आए कहाँ से थे? कहीं बाहर से, या उन्हीं मोहल्लों के रहने वाले थे जहाँ जहाँ हिंसा हुई? क्या उनके दिलों में पहले से ही सिख समुदाय के खिलाफ इतनी नफरत जमा थी कि मौका पाकर बाहर निकल आई? और वो कौन थे जो भीड़ में शामिल भी थे लेकिन मूक दर्शक बने रहे? अगर वो हैं तो क्या कभी अपने दिलों में झांकते हैं? प्रितपाल कौर के उपन्यास ने मुझे पाश की एक और कविता याद दिला दी। सबसे खतरनाक शीर्षक कविता में पाश ने ऐसे लोगों को चुनौती दी है जो दंगों और मारकाट में इंसानों को हैवानियत पर उतरते देखकर भी इस तरह जीते हैं जैसे सब कुछ सामान्य हो। सबसे खतरनाक वो चांद होता है जो हर कत्ल कांड के बाद वीरान हुए आंगन में चढ़ता है, लेकिन तुम्हारी आंखों में मिर्चों की तरह नहीं लड़ता। सबसे खतरनाक वो दिशा होती है जिसमें आत्मा का सूरज डूब जाए और उसकी मुर्दा धूप की फांस तुम्हारे जिस्म के पूरब में चुभ जाए। इसी कविता से शब्द उधार लूं तो प्रितपाल कौर का उपन्यास साल 84 हर उस शख्स की आंखों में मिर्चों की तरह जलन पैदा करेगा जिसकी आत्मा का सूरज अभी डूबा नहीं है। प्रितपाल कौर का उपन्यास साल 84 अक्टूबर 2021 में भारत पुस्तक भंडार नई दिल्ली से प्रकाशित हुआ है। किताब कॉलम के पिछले एपिसोड के अंत में हमने चर्चा की थी दुनिया में पब्लिक लाइब्रेरीज के इतिहास की। आज एक खास लाइब्रेरी की जानकारी जिसका नाम संभवतः दुनिया के बहुत से रिसर्च स्कॉलर्स ने सुना होगा। जी, इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी। लेकिन कहाँ है ये लाइब्रेरी और क्या खासियत है इसकी? जानकारी के साथ परवेज आलम। भारत के अतीत को खंगालना हो और पूरी दुनिया में अगर सिर्फ एक लाइब्रेरी जाना हो तो वो होगी इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी, जिसका अब नाम है इंडिया ऑफिस रिकॉर्ड्स। सेंट्रल लंदन में मशहूर रेल स्टेशन किंग्स क्रॉस के नज़दीक है ब्रिटिश लाइब्रेरी, और इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी या इंडिया ऑफिस रिकॉर्ड्स इसी ब्रिटिश लाइब्रेरी का एक हिस्सा है। लेकिन ये इतना बड़ा हिस्सा है कि अपने आप में ये इंडिया पर सबसे बड़ी लाइब्रेरी कहलाई जा सकती है। पहले ये देखते हैं कि इसमें है क्या। सन 1947 यानी कि भारत की आज़ादी से पहले तक के वो सभी कागजात, दस्तावेज, आर्काइव्स जिनका ताल्लुक या तो ईस्ट इंडिया कंपनी से रहा या भारत पर ब्रितानी राज से, वो सब रिकॉर्ड्स लंदन की इस लाइब्रेरी में मिल जाएंगे। यूँ समझिए कि किताबों के शेल्फ्स को अगर आप लंबाई में बदल दें तो पूरे 14 किलोमीटर तक ये सिलसिला फैलेगा। इसमें सरकारी पब्लिकेशंस के 70,000 वॉल्यूम्स शामिल हैं और एक एक वॉल्यूम भी खासा भारी भरकम है। 1,05,000 मैन्युस्क्रिप्ट्स और छपे हुए नक्शे हैं। तो यहाँ भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, बर्मा, अफगानिस्तान से संबंधित कागजात और दस्तावेज तो मिल ही जाएंगे। यहाँ मध्य एशिया यानी सेंट्रल एशिया, मिडिल ईस्ट और अफ्रीका से ताल्लुक़ रखने वाले पेपर्स भी मिल जाते हैं। और हाँ, जो यहाँ मिलेगा वो दुनिया में शायद कहीं और नहीं मिलेगा। अच्छी बात यह है कि अब लाइब्रेरी की बहुत कुछ सामग्री ऑनलाइन मौजूद है।
डिजिटाइज्ड मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं। आपको सिर्फ टाइप करके सर्च करना है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के हवाले से और भारत में एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के हवाले से सभी कागजात, दस्तावेज सन 1771 से लंदन भेजने शुरू कर दिए थे और तभी से ये नायाब कागजात और किताबों का संकलन लंदन में जमा होने लगा। यही वजह है कि भारत पर शोध या रिसर्च करने वालों के लिए इंडिया ऑफिस रिकॉर्ड्स की लाइब्रेरी को गोल्ड माइन या सोने की कान समझा जाता है। यहाँ उर्दू, हिंदी, फारसी और संस्कृत के भी हजारों नायाब नुस्खे, किताबें मौजूद हैं। इंटरनेट पर इस लाइब्रेरी को देखने या समझने का बहुत ही छोटा सा पता है, शायद दुनिया का सबसे छोटा और आसान पता। टाइप कीजिए bl.uk, BL यानी कि ब्रिटिश लाइब्रेरी, और यहीं से आपको इंडिया ऑफिस रिकॉर्ड्स का लिंक मिल जाएगा। परवेज आलम, किताब कॉलम का ये एपिसोड आपको कैसा लगा लिखिएगा। हमारा पता है post@cineinc.com। याद दिला दूं कि किताब कॉलम में शामिल किताबों और लेखकों के विचारों के लिए सिनेइंक जिम्मेदार नहीं है। अगले एपिसोड में एक नई किताब के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार। आप सुन रहे थे अचला शर्मा के साथ सिनेइंक पॉडकास्ट सीरीज किताब कॉलम। ये पॉडकास्ट एप्पल, स्पॉटिफाई और गूगल के अलावा दूसरी ऐप्स पर भी मौजूद है। यूट्यूब पर भी सिनेइंक के सभी प्रोग्राम सुने जा सकते हैं। सुनिए और सब्सक्राइब कीजिए। सर्च में सिर्फ आपको सिनेइंक टाइप करना है, CINEINK। पूरी जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट पर आइए cineinc.com।